आदरणीय प्राचार्य विजय लक्ष्मी नंदा जी, आज के मेरे मुख्य अतिथि रामनिवास जी, विभिन्न विद्यालयों से भाग लेने वाले सभी शिक्षक और विद्यार्थीगण, आज के इस पावन अवसर पर, जबकि लुई का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, आप सभी को मैं ब्रेल दिवस की बहुत सारी बधाई देती हूँ और बधाई देने के साथ अपनी प्राचार्या को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और हमारे सभी सहयोगियों के लिए अपना आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर, और हमारे मुख्य अतिथि भी यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं उनको भी आभारी व्यक्त करना चाहूंगी कि दैट ही इज हियर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज लुई ब्रेल के बर्थडे पे 2019 से वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट होता है, और इसकी जरूरत इसलिए है कि हमें इसकी समझ बने कि कितनी जरूरत है हमें वैसे रिसोर्सेस के लिए जिससे हम सबके लिए एक्सेसिबिलिटी बनाए रखें। आज ब्रेल में काफी इम्प्रूवमेंट्स भी हो चुकी है, और ऑडियो टेप्स एंड अदर काइंड्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस भी यूज हो रही है, लेकिन इसको बढ़ाना इतना जरूरत है, इसका समझ हमें बनाना है। और दूसरा जो मैं अभी कहना चाहूंगी, जो हमारे साथी जो ब्रेल यूज करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि वो एक अलग स्किल भी उन्होंने सीखा है। लेकिन जो विजुअली चैलेंज नहीं है, अगर वो लोग भी ब्रेल सीखे, उनके लिए भी अच्छा है कि वो समझ पाए कि इसकी रिसोर्स की क्या जरूरत है, किस तरह से ये लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है, और इस पे भी हम योगदान कर सकते हैं। मेरे जानकारी में इतना ही समझ बना है कि आज का प्रोग्राम इसके लिए डेडिकेटेड है। बट अदर देन दैट, मृदुल मेघा का ये भी कहना है कि आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन लिटरेचर पे भी बात होगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर ये बातें हो सकती हैं यहाँ पे। आई लुक फॉरवर्ड एंड आई वेलकम ऑल आवर गेस्ट्स एंड ऑल्सो द पार्टिसिपेंट्स as well as Dr. Sagar and the other members from the enabling society of the college, Lakshita के जो लोग हैं. I think we are joined by 46 participants. That is a very good number at this point of time. So welcome to Miranda House, and we look forward to an engaging session. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर नंदा। आज के व्याख्यान को शुरू करने से पूर्व मैं तनिषा को बुलाना चाहूंगी कि तनिषा आए और आज के मुख्य जो हमारे वक्ता हैं उनका परिचय दें या परिचय कराएं। Good afternoon all. I would like to introduce Dr. Ramnivas sir, who is the former chairman and professor of the English department, Kurukshetra University. He has also taught at the University of Queensland, Australia. Sir has published 2 books and over 60 papers in various national and international journals. He has been the keynote speaker in various national and international conferences. Sir, you are truly an inspiration to all of us, and it is an honor to have you among us. Thank you. Thank you. सर, अब मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको व्याख्यान देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सर, आप आए और अपना व्याख्यान दें। Thank you very much, first of all, for this such a generous introduction. Well, सबसे पहले तो सबको लुई ब्रेल की जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई, और प्रिंसिपल मैडम का भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और रूप से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। और आज लुई ब्रेल के दिवस पर जो टॉपिक दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन लिटरेचर। क्योंकि लुई ब्रेल भी उस जमाने के आप हिस्ट्री देखेंगे 1809 ऑनवर्ड्स, तो यू विल फाइंड कि जो सिचुएशन थी उस टाइम डिसेबल लोगों की फ्रांस में भी बहुत अच्छी नहीं थी, और शेल्टर होम बनाए जाते थे उनके लिए। तो चाहे मेंटली रिटार्डेड हो या और कोई लोग हों, उनके लिए शेल्टर
बनाए जाते थे और शेल्टर होम में उनको रखा जाता था और वर्ड हैंडीकैप्ड यूज किया जाता था। जो बैग कर सकते थे वो बैगर होते थे, मांग सकते थे। तो मतलब ये कि सोसाइटी में दे डिडंट हैव एनी ग्रेसफुल प्लेस, रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी। तो खाली दृष्टिहीनों के साथ नहीं था ये, it was with all sort of disabilities, and they were considered that they cannot do anything, they must be sent to the churches or temples. In India also same concept was there. तो कहीं भी या तो भिक्षा मांगने के लिए या फिर शेल्टर में उनको रख दो और उस तरह से जो है उनके साथ ट्रीटमेंट होता था, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था। ये सब चीजें हम लोग आज के टाइम से नहीं बल्कि 19th सेंचुरी से नहीं बल्कि हम बहुत पहले से इन चीजों को देखते आ रहे हैं। एंशिएंट इंडिया हो चाहे एंशिएंट ग्रीस हो, क्योंकि दो ही लिटरेचर पॉपुलर हैं एक्चुअली, तो एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट इंडिया। तो हम इनके बारे में बात करेंगे पहले कि यहाँ जो लिटरेचर लिखा जाता था वहाँ क्या सिचुएशन थी और किस तरह से लोगों के साथ और लिटरेचर में उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था। तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में आएंगे और किस तरह से आफ्टर 1990s जो सिचुएशन में परिवर्तन आया है उसके बारे में बात करेंगे और लिटरेचर में क्या परिवर्तन आया है और किस तरह से जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिविटी में मिलती है। ऑफ कोर्स इतनी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसके क्लोजर हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए, लिटरेचर को समझने से पहले दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि पहले तो जो है मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल ये चलते थे। तो मेडिकल मॉडल को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो तो हेल्थ के बेस पर और क्योरेबल डिजीज, उसको डिजीज कहा गया। जैसे जो है ब्लाइंडनेस एक डिजीज है, सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए जो है मेडिकल मॉडल के बहुत अपनी लिमिटेशंस है, इसलिए उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर सोशल मॉडल आया और सोशल मॉडल जो है वो उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्योंकि सोसाइटी में क्या जगह है, सोसाइटी में जगह तो दो तरह से रही है। जैसे एक ऐसे है मैड वुमन इन एटिक, उसमें वुमन की सिचुएशन क्या बताई गई, या तो गॉडेस लाइक या फिर विचेस, तो डेविल है या फिर गॉडेसेस है। तो इविल एंड गुड, वुमन के बारे में भी यही जिक्र मिलता है सारे लिटरेचर में। इसी तरह से लिटरेचर में आप देखेंगे कि या तो डिसेबल्ड पर्सन जो है इविल है या फिर सुपर पावर के साथ है, उसकी कोई थर्ड फोर्थ आई होती है और जिससे वो सब मैजिक कर सकता है और हर एक चीज कर सकता है। और आप देखेंगे कि इवन जो कार्टून्स हैं उसमें भी, जो बच्चों के लिए कार्टून्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से कार्टून्स में डिसेबिलिटी को पोर्ट्रे किया गया एक लाफिंग स्टॉक की तरह, और किस तरह से जो है इससे ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया गया, या फिर कोई तरह का मैजिक करना हो, सुपर पावर दिखानी हो, तब भी जो है डिसेबिलिटी को ही पोर्ट्रे किया जाता है। और उसमें उल्टे सीधे पोजेस बनाए जाते हैं और कोई वन आइड है तो काना है, और या फिर कोई लेग जिनकी खराब है तो वो आदमी है। तो उस तरह से सोसाइटी में सारा का सारा डिसेबल लोगों के बारे में आइडिया था। तो आप देखिए कि जो मेजॉरिटी का व्यू क्या है,
मेजॉरिटी क्या सोचती है, और जो मेजॉरिटी सोचती है वही जो है लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट होता है। और इब्सन ने मेजॉरिटी के बारे में बहुत अच्छा कहा है, एंड वो जो है मैं आपको कोट करता हूँ कि कोई भी इसमें फ्री नहीं है। हाँ, सो आई विल कोट some about the majority, that what does he think about the majority. And majority always forms the attitude against anybody, attitude against the disability, and so we also become the victim of the majority. So disability is a kind of, in a minority society, small society, and the idea is led, by only the majority. So majority is never right, never was, never I tell you, that's one of these lines in society, success in society, that no free and intelligent man can help rebelling against. Or he says further, was majority right when they stood by while Jesus was crucified? Was the majority right when they they refused to believe that the earth moves around the sun, and let Galileo be driven to his knees like a dog? So you see, when Galileo said that it is the earth which revolves around the sun, not the sun, was he accepted? Was Christ accepted? So, my dear friends, whosoever says something different, the different person is never ever accepted by the society. So society punished Galileo, put to death. So happened with Socrates, because there was a crowd favoring Socrates when talked about the truth. Know thyself. He was not allowed, and so he was put to death, poisoned. So that's why it always has been happening with all those persons whosoever thought differently. Majority never ever accepted them. So not accepted Galileo, not accepted Christ, none. So happened with Luther when he protested against the Roman Catholic Church. So he was also punished. Even Luther in 1960s, who actually started a movement for the blacks, he was not tolerated. So there are so many cases, my dear friends, where you see that difference of opinion and different persons are not accepted. So disability is different, actually. It's not deficit. It's a different. So I think you will understand the meaning, the difference between the different and deficit. So it's a different, actually. It's not deficit. So people may say, well, it's a deficit. But I will say that, different. So that's why nowadays we use the term differently able. Differently able. So that's why, this is a kind of, that's why, you will see that no one person, no man, whosoever had a different opinion or whosoever looked like different,
was never accepted. Same thing happened with the disabled people. They used to look different. And the difference, that was not accepted. So majority always thought that they must be like us. So that's why, so that's why it is a kind of, majority has kind of, might on its, side. So majority has the side. The majority has the might on its side, the power. That's with the kind of, that's the unfortunately, but right, it has not. It's not right. Huh? So that's why the majority may be there, but it's not certain, it's not sure that the real, which you call right, actually, RIGST, that is with them. They are wrong. And the majority always has been proved wrong, at least in case of disabled people. So Ibsen, so Ibsen, rightly, points out, about the majority. And so we have been the victim of the majority. Majority thinks that disabled people cannot do. They can do nothing. They are useless. And so that's why, they have been rejected by, by the majority, actually. So that's why this, I have taken this, quotation by Ibsen from a play called An Enemy of the People. So this is a play by Ibsen. So An Enemy of the People, that is, by Ibsen. So that's why, it is a kind of, these ideas have been there. So majority has been thinking negatively about the disabled people, and that's why, they have not been accepted that they can do. मैं अभी भी कई बार होता है कि जैसे कुछ चीजें टैग्ड हो जाती हैं डिसेबिलिटी के साथ. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में. कुछ लोग अभी भी मिलते हैं, कहते हैं आप म्यूजिक में हो. कई बार कहता हूँ हाँ म्यूजिक में हूँ, तो फिर नहीं, दूसरे जो साथ में होते हैं फिर वो समझाते हैं कि नहीं म्यूजिक में नहीं, इंग्लिश में. बिकॉज इंग्लिश को बहुत टफ समझा गया और समझा गया कि वो कर ही नहीं सकते, म्यूजिक में कर सकते हैं बड़े आराम से. ये हमारा एक टैग कर दिया गया कि म्यूजिक कर सकते हैं और कुछ और चीजें हैं वो कर सकते हैं, बाकी चीजें और कुछ नहीं कर सकते. तो इन सब चीजों को जब हमने डिफरेंटली किया, लोग आए, तो जब लुई ब्रेल ने किया, तो लुई ब्रेल को एक्सेप्ट नहीं किया. शुरू में आपको मालूम है ना, मून एक राइटिंग होती थी, नेपोलियन के टाइम में यूज किया जाता था आर्मी में, डार्क रात को पढ़ने के लिए, ताकि उसमें मैसेज आप दे सके. मैंने भी मून सीखी थी, अब तो नहीं आती, अब पढ़ लेता था उस टाइम. लिखना तो पॉसिबल नहीं होता था, उसके लिए तो मशीन होती है, तो उस टाइम पढ़ लेता था मैं मून. एनीवे, तो लुई ब्रेल ने इसको शुरू किया, तो शुरू में इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली. एक्सेप्टेंस मिली इसको डेथ के बाद. वहां के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो इनका एक बहुत बड़ा क्रिएशन था, क्योंकि ये ब्रेल की वजह से ही हम हैं यहाँ पर, लुई ब्रेल की वजह से ही हैं. और लेकिन उसके राइटिंग, क्योंकि मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस वजह से जो है उनके इस क्रिएशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया. आज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए. एनीवे, तो लिटरेचर जो है वो पोर्ट्रे करता है. सबसे पहले तो जो एंशिएंट ग्रीस में यदि आप जाएं, तो एक कैरेक्टर आपको मिलता है टाइरिसियस.
टायरिसिस की कहानी सबको मालूम है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन टायरिसिस को कैसे पोर्ट्रे किया गया है? A kind of, who can make prophecies, who has the knowledge of even underworld, सब कुछ मालूम था, उसको ब्लाइंड पोर्ट्रे किया गया। और दूसरा एक कैरेक्टर आपको नाम याद होगा, सोफोक्लीस का प्ले है एडिपस रेक्स और एडिपस किंग। तो क्या पनिशमेंट लेता है वो, उसको क्या पनिशमेंट मिलती है? He blinds himself. तो मतलब ये सोचा जाता था कि दिस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट, तो ये पनिशमेंट होती थी कि ब्लाइंड हो जाओ या ब्लाइंड कर दिए जाओ, तो दैट वाज ए ग्रेटेस्ट पनिशमेंट। तो एक पनिशमेंट के रूप में और एक सुपर पावर के रूप में प्रेजेंट किया गया। और धीरे धीरे फिर और एक और स्कूल था जो ये बिलीव करता था कि नहीं, ये तो ईवल है। और कई सारे ऐसे आपको साहित्य में मिलेगा जहां पर ईवल के रूप में प्रेजेंट किया गया। अभी भी आप देखेंगे जैसे कई सारे नॉवेल्स में भी और कई सारे कार्टून्स में भी, वहां पर भी आप देखेंगे कि वो सारे के सारे जो है ईवल्स की तरह, जहाँ पर विलेनी कहीं पर किया जाता है तो वो सब उस तरह से उसको पेश किया जाता है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि सारा जो लिटरेचर है अप टू 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी पक्के तौर पे किसी तरह से डिसेबिलिटी को नहीं किया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप जब एंशिएंट इंडिया में जाते हैं तो हमारे सामने दो एपिक्स मिलते हैं। हालांकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि होमर, ही वाज ए ब्लाइंड, वो बाद में बात करेंगे कि ब्लाइंड और जो डिसेबल लोग हैं उनको उन्होंने कैसे पोर्ट्रे किया, क्योंकि वो डिसेबिलिटी तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन मिल्टन और होमर और बहुत सारे और राइटर्स हैं जिन्होंने इस तरह से लिखा है, लेकिन उसमें डिसेबिलिटी नहीं झलकती, बल्कि वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखा है। एनीवे, तो आप होमर में भी देखेंगे आप कि वहां पर भी जो है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं ओडिसी में खास तौर से, जहां पर एज ए पनिशमेंट ब्लाइंड के रूप में ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं अपने आप को, या फिर कुछ वैसे एहसास करना हो तो उसके लिए ब्लाइंड, और या कई बार क्या है प्रिटेंड करते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड का, सुनाई नहीं पड़ रहा, तो उस तरह से भी उसको पोर्ट्रे किया जाता है। तो सारा नेगेटिव इमेज उनके बारे में, सारी डिसेबिलिटी के बारे में वो सब के सब प्रेजेंट की जाती है। तो दैट्स व्हाई पूरे उसके अंदर, पूरे ग्रीक लिटरेचर में और वेस्टर्न लिटरेचर में भी ये सारे की सारी चीजें इमर्ज होकर के आती हैं। आप फिर ये देखिए कि इंडिया में जो दो ग्रेट एपिक्स जिनका जिक्र किया, रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत में भी, क्योंकि मैं इनको लिटरेचर ही कंसीडर करते हैं और मोस्ट ऑफ अस कंसीडर दिस लिटरेचर, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दीज टू एपिक्स। और बहुत सारे डिटेल में यू कैन टॉक फॉर many days actually when you take up these epics particularly, and there are so many things which can be discussed, but we will not be doing that. I will just be mentioning I will take up mantra Ramayana first, because that is older than Mahabharata. So Ramayana, mantra. So how she is portrayed? She has been denigrated for her
hunchback, hump है वो। तो जब वो राम कहती है कि भरत के लिए याद कराती है, कह कि कोई नहीं आप इसको वो करो, तो शी इज ब्लेम कि ये हंचबैक है, हम्प है, डिसेबल्ड है, तो इसलिए अच्छी ये कड़वी कड़वी बातें कर रही है। तो उस सारा के सारा जो है, सो दिस सॉर्ट ऑफ कमेंट्स आर मेड as you slow moving one, इस तरह से। हाँ, so why can't you be quicker in kind of fetching and carrying, because she cannot walk fast. So again and again she is charged that how she is portrayed slow moving one. Why can't you be quicker in fetching and carrying? Huh? So that's why she's portrayed in such a way where she is not considered as a kind of woman. So she's mantra, slow. Mantra means the name itself. Huh? So name itself, that tells us that how she is so slow. Mantra gati se. Huh? So that's why she is she's portrayed in Ramayana that she is just a kind of an evil woman, evil girl. So that's why she's portrayed like that. So another you see is Sampati. There are so many other characters, but I am not mentioning all the characters. But there are like Sampati, and who is burned his wings when flying to touch the sun. And then it's only Ram, so he is waiting for Ram, and Ram redeems him from his disability. So you see that and Kamand, there is another Kamand also is there. So there are so many I can go on. And when we come to Mahabharata, of course, few famous people, Dhritarashtra and Shakuni. And if you remember Mahabharata, when you used to watch, तो जब महाभारत में शकुनी की एंट्री होती थी तो एक डिफरेंट तरह की ट्यून बजती थी, and that tune was a symbol that yes, he is a villain. लेम है इसलिए जो है he is a villain. तो और धृतराष्ट्र, अब देखिए, दो ही was eldest one, लेकिन उसको क्राउन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि he was a blind. पांडु जो यंगर ब्रदर है, हालांकि he is also sick, और कभी भी उसने कोई काम नहीं किया पांडु ने. all of you know. Dhritarashtra carried out all the duties related to the nation. सारा के सारा वो काम करते थे, और इवन पांडु के डेथ के बाद भी धृतराष्ट्र ने ही सारा काम किया, लेकिन क्राउन नहीं मिला. देखिए, काम आप ले सकते हैं लेकिन उसका क्रेडिट आप नहीं देंगे. That was the Mediterranean kind of जो मेजोरिटेरियन व्यू जो है इस तरह का है. तो आप काम ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल सकता. तो धृतराष्ट्र ने काम किया, सारा कामकाज सब संभाला, लेकिन क्राउन नहीं मिला, एक्सेप्टेंस नहीं हुई कि धृतराष्ट्र इज अ किंग. क्योंकि किंग तो तभी बनेगा जब क्राउन मिलेगा, मुकुट मिलेगा. तो आज इस डायरेक्शन में बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं,
और बहुत सारा काम हो रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे अष्टावक्र, और so he is also he was also kind of disabled, and from art, उसके जो आर्ट इस तरह की डिसेबिलिटी थी, आर्ट तरह से मुड़ा हुआ था वो, but he was a kind of philosopher, great philosopher. All of you know about that. And then when we come to medieval age, Tulsidas and others. So Tulsidas, I was trying to find out that those lines in Hindi. Unfortunately, I couldn't. I couldn't have time to find actually. But anyway, so he says that the one-eyed, the lame, and the humpbacked are known to be perverse and wicked. आप ये देखिए प्लीज रामचरितमानस में कि जो भी हम्प्ड हैं, वन आइड हैं, जिनको काना कहते हैं, तो वो या लेम है, तो सारे के सारे क्या हैं, वो परवर्स हैं, एंड दे आर विकेड। और ये आइडिया देखिए तुलसीदास का, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये लोग तो बड़े विलन होते हैं, विकेड होते हैं। That wickedness, that perverseness is associated with the disability. So that's why it's a kind of, especially when they are women, and more especially when they are servants. और देखिए women को, जैसे मैंने बताया, Mad Woman in Attic, there is an essay writer, just skipped off mind. It's very famous essay. And there, she portrays that how women have been portrayed in the literature. चाहे medieval literature हो, चाहे ancient literature हो. This situation remains up to the 19th century. Yeah, Sandra Gilbert. Susan Guber, yes. Sandra Gilbert and Susan Guber. So they have written this essay. And this is very, very, when we talk about the feminism, that essay is very important, Mad Woman in Attic. So that's why, you see that that how women, and particularly when they are servants, and so they become more wicked, perverse. So that is a kind of thing about the disability. There has been kind of many things. There have been many things, many views about the disability, but by and large, the disabled people were not considered as real human beings. I'll come to that later, even about the modern time. First time, see, they were not even considered the part of the census, part of the population. They were not counted. That shows that they don't exist. That is a question mark on their existence. जिनकी गिनती नहीं होती थी, इसका मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उनके एग्जिस्टेंस को ही नेगेट करते. And so that's why it's the first time in 1872, जबकि इंडिया में फर्स्ट मतलब इंडिया में जो सेंसस हुआ 1872 में, फर्स्ट टाइम disabled people in India were registered as a part of the population. So entire social
kind of, that was, that time they were considered as the entire, the social fabric actually. So that's why, it is a kind of, thing which you will find that how the disabled people have been denigrated and how they have been portrayed in literature. Now, when we come to the 19th century, end of the 19th century, there's a very famous novel. I read it actually in the school when I was in school. I'm just reminded of, and that is Rajni. And that's written by very, very famous writer Bankim Chand Chattopadhyay, 1877. All of you are aware about, Bankim Chand Chattopadhyay, of course. I need not to talk about him. So, how did he portray? He just, portrays this girl as a romantic girl. It's a romantic novel. So not a kind of, real, a kind of, kind of, woman. So she is blind, and she is, kind of, a kind of, he of course, he portrays depicts the kind of plight of a kind of, young blind girl, that she is of course, Rajni. But how does he view? And this, girl actually, so Rajni, that is meaning night. Naam bhi dekhiye, please. Meaning night. Rajni means night. And so it means that if you have become blind, so world does not exist for you. So darkness only. Nothing is there. And so that's why, it's a kind of, it is, she's named perhaps, to connote the kind of darkness. So that's why, so she ends that novel ends, kind of, flowers in her, kind of, around, and she falls in kind of love with a kind of rich man. So she falls in love with a rich man, of course, and finally she gets back the sight and she marries that rich man actually. And so all the wealth, everything, whatever she aspired, she gets actually. So that's why, and when she was blind, how used to, he portrays, she used to feel the poetry of the mute and the music for the deaf were merely instruments of their own torture. I'm quoting, please. How did she feel? So the poetry for the mute, and music for the deaf were merely instruments of their own torture. Their own song was denied to them. So that, music, etc., they were just like the torture. But what do they think? Their own song. So that's why, so Chattopadhyay, himself acknowledged that kind of, Rajni's, character was kind of, partly inspired by that of the blind Nadia. That is Nadia in kind of, that was a novel. The Last Days of Pompeii, 1834. That was published novel actually. So that is modeled
on that novel actually by Evie Lytton. So that Nadia actually, the flower girl of Pompeii. So that is, based on that actually. So he portrays that novel. So that's why, she, of course, as I told you that, ends with the happiness. Just like that movie, if you remember Anurag, huh? So a kind of, romantic, Maushmi Chatterjee, huh? So romanticization of the girl, and how that, hero, imagines, and then finally, so she gets the sight. How does she get? So, and then she's married with him. So this is, just like that, that movie actually, if you remember, huh? So that's why. Then similarly in Tagore also wrote a story called, Subha. Means, speech. Lekin, ladki kya hai? The girl happens to be a kind of, speech impaired person. Lekin, naam dekhiye Subha, Shubha, Bengali. So this is a kind of, and that name signifies that fluent in speech, but she cannot speak actually, huh? Or a kind of dumb, to be very frank, So she kind of, she cannot communicate with she can communicate with the nature, but she cannot communicate with her fellow beings. She cannot. So that's why, and because, in those days, even today, when she was married to a kind of city man, without telling the truth about Shubha, that she cannot speak. She is speech impaired. So that, of course, later on, the truth is discovered. So husband, whether, we are not told about that, whether he, accepts her impairment or not. But, it is said ultimately that in the end of the story, only comment is made. The husband remarries, making sure the bride is endowed with the power of the speech. What happened between? That is, kind of, unknown. We don't know about that. It means that, she got the, power of the speech somehow. So that's kind of, normally you will find that in all that literature, that in the end, I mean, the end takes place with the happy ending, and the persona, gets the speech or gets the sight. So that happy ending. So that's a kind of romanticization of the characters. So another story he writes was Drishtidan. That is also a kind of, where he articulates the kind of, a poignant, cry within every disabled to be treated like a normal person. So there, that, must be kind of, must be treated like the every normal person. So many writers, of course, did understand. Tagore also understood that this is the pain. This is the kind of, plight of the disabled people, that they are not treated equally. And so every disabled person
would like to be treated equally. So that, all of us reminded of the French Revolution slogans: equality, liberty, fraternity. But where is liberty? Where is equality? Can we move freely? So that's not there. So that's why, it's not there. So that's why you will see that he just we cannot there's no kind of freedom. There is no kind of treatment actually which should be meted out to the disabled people. And that's why we are struggling for that. We are struggling for this kind of treatment actually, all the disabled people. So Tagore written a couple of more poems, which I will not mention here, but he has written many poems. So then we come to know Sehaj Path, that was also blind, is singing with that kind of lagar actually, that is also there. Then Sunil Gangopadhyay, he also wrote a novel 1979 about a kind of a crippled government officer, Kaka Babu. That was a character very famous actually, and how he solves all the problem for the police actually, and so that is, and the title of that story is Bhayankar Shonda. Bhayankar Shonda. So Bhayankar Shonda. So this is a title, a kind of so with this crutch, he becomes a young man kind of hero, solves all kind of cases for the police actually. So that's why you will see that how he attempts. So many other stories are there actually. I can go on and can talk about these stories. And then of course in Western world also there have been a lot of literature. What's her name? Sound and Fury. Fury and Sound. Faulkner. So Sound and Fury and many other actually, in Western world, they wrote. And basically criticism, was written after 1990s, where actually it becomes a genre. So before that, 1990s, they have been, this is not a kind of, that was, literature was not considered actually. So then after 1990s, in Western world, a lot of, critiques, they came into existence actually. I can go on talking about them, but, and then you see that many other writers, like as I mentioned, Faulkner and many others, they wrote the literature actually. So my dear friends, this way we find that literature portrays the. Now let's see that how even in America this disability has been considered. Children were not, disabled children were not allowed to live actually. They were killed. Or they were considered the evil. And not only this, they were considered as a lab. That in order to carry on the experiments, the different sort of experiments, the disabled people were used. They were scapegoats
तो स्केपगोट की तरह और उनको एक लैब एनिमल की तरह उनको ट्रीट किया गया बिल्कुल, और ताकि उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट की ह्यूमन बीइंग्स में क्या कमी है, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट्स और तरह के एक्सपेरिमेंट्स उनको किया गया। जैसे कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ जैसे एबोरिजिनीज को, ऑस्ट्रेलिया में के जो एबोरिजिनीज हैं उनको they were not considered the complete man, complete human beings. तो उनको फिर पकड़ के लैब में लाया जाता था, and it was said that they are a link between man and ape. Similarly, these disabled people, persons with disability, they were treated by the American people and many other societies actually. So that's why, so this way, but now we are seeing the positivity or positive side actually. I've read many more things actually. So positivity is there, of course. The acceptance is there. And most of the writers are now saying that we need to accept them. But many writers, on the other hand, they still portray as evil or caricature or just, kind of, as a humorous character and just, to entertain the children. They are just used as a tool. So they are just tool actually, just like many characters like Chota Bheem or like, any other characters. So they are not handicapped, of course, but just like as Bheem used. So similarly, many, whenever you want to show some person different, so you just, show him different or lame person or like that, So that's why, just like tool. And so in literature also you find these sort of things actually. So anyway, but how this change came actually? There have been movements for this actually. 1973 in America. So there was a movement. Then all of us remember 1981 movement in India. I was in school those days. And then many movements actually went. And then 1987, first act, was passed for the mentally retarded person. And then, of course, first act, that 1995. So those kind of things, are brought. So now, even intellectual disabilities, because many Indian writers as well as American, so they are writing about the intellectual disability. Of course, in the beginning, you'll find that this intellectual disability that was treated as a madman, or just they were made fun of. तो फन की तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। अब जैसे ऑटिज्म को भी ट्रीट किया, ऑटिज्म के बारे में भी लिखा जाता है तारे ज़मीं पर, आपको मूवी याद होगी, हाँ, आमिर खान की। तो इस तरह से और बहुत सारे अब तरह-तरह का लिटरेचर आ रहा है। अब नाउ the literature has this accept the people now are accepting this kind of literature, this sort of literature. And but still in 1990s you will find that this sort of literature was put together as with the women, feminist criticism. So feminist criticism marginalized, and so disabled people were also marginalized. And after 1990s, so some critics have started. There's one Davis. He worked on wrote books, and many other actually critics wrote the literature
wrote the criticism. I have a long list actually. I am not, sharing it here. So that's why, so that literature was a kind of, kind of, now taken a different shape. So after 2000 and 2013, 14, 15, so many, writers have been, been treated. Salman Rushdie shame, that intellectual disability. And Anita Desai. And one more, actually, just forgotten the name. So they talked about the intellectual disabilities, how the intellectual disabilities, people with the intellectual disability, they are treated. Of course, not very positively, because that novel came, Shame, 1992. And many other. So this you see that whether it's in Indian literature or Western literature, things are now changed actually. So they are now taking a different shape, and we are happy because of these kind of acts and movements. So that is a kind of acceptance of the kind of people with a disability, that they do exist. Just like women, they were not a part of the literature, but they raised the voice and they started writing about themselves. Then only the voice was heard. So in this direction also, if you see that Milton, Ved Mehta, and many others, they wrote about Milton particularly, and Homer. So they treated disability in different way, but Ved Mehta and others, so they have written in different way. Life writing. After 1990s, many disabled people started life writing, autobiographies. And many things, became very clear when they started life writing. And that life writing is very, very important. क्योंकि जो ये कहा जाता है कि जब हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, तो उसमें हम सच लिखते हैं. तो इस तरह से वो जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, चाहे विमेन की हो, चाहे किसी और की हो, ब्लैक राइटर्स की हो, एबोरिजिनीज की हो, तो वो जो, क्योंकि वो रियल whatever they faced, actually those things are portrayed in those life writings. If you really want to know the reality about these things, you need to read the life writings of many people. I may circulate lists later on, not now. तो वो बहुत सारी चीजें जो है आप लाइफ राइटिंग से आप किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीजें उन्होंने फेस की हैं और किस तरह से वो हडल्स को उन्होंने क्रॉस करके पार करके वो इन चीजों से बाहर आई हैं, तो आपको उनसे सारी चीजें पता चल जाती हैं. तो इसलिए जो है आप देखोगे कि आप सब चीजें जो है आपको बिल्कुल चेंज होती हैं. तो एक आपको मैं शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है एक जो 2012 में एसोसिएशन ऑफ द राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स के एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ लिटरेचर ऑन द डिसेबिलिटीज. So they published a collection of short stories, and that title is Lighthouse in the Storm, addressing the issue of the disability. Lighthouse in the Storm. That is the title. Short stories, and they deal with the kind of disabled people. So these sort of works are going on, and now volumes after volume, they are coming up, and where we can study. So disability study centers have been established,
and they were particularly literary studies also, and PhDs. I was seeing while preparing this lecture. There are a few theses also have been done on the literature. Representation of disability in literature. So that's why So this is the latest area where persons who are interested, they can work. So this is because the feminism is now exhausted, and Black and Dalit literature that's also been exhausted. So this is a kind of new area which is really coming up. So that there we can study this kind of literature. So, okay, so here I stop, but I request you all if you have any questions. So let's now come to the discussion. But I can go on talking endlessly. But I must listen to you. What do you think, and what are comments, and what do you think about the representation of disabilities in literature? That's very important. You guys are there actually, so I am very keen to hear your views also, so that we can share, we can interact, because a lot of things we learn by interacting. Interaction is very, very important. Okay, so if there are any questions in the chat box. धन्यवाद सर। मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि उनके जिनके भी प्रश्न हैं वो सीधे सीधे सर से प्रश्न कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में लिखना है तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करवाती हूँ उसको। नो मैम, अभी कोई चैट पे कोई मैसेज नहीं है। मेरा नाम हार्दिक है और मैं BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, गुजरात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में BA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन जो कि सोशल मीडिया का एक टाइम है और आजकल वेब सीरीज और मूवीज जो कि एक तरह से लिटरेचर को एक और दिशा में एक मोड़ रही है, तो इसमें डिसेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन और डिसेबिलिटी मैटर का, और खास करके हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सर ने सोशल मॉडल की बात कही, तो जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर अभी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए एक ब्लाइंड फॉलोवर, अंधभक्त की एक वर्ड, हालांकि किसी ब्लाइंड को टारगेट करने के लिए नहीं, लेकिन एक फॉलोवर के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसे ऑब्जेक्ट को तो एक ब्लाइंड पर्सन को ही लिया गया, एक डिसेबिलिटी को ही लिया गया। तो यही है कि ऐसे आज के टाइम में भी, और क्या ये डिस्कोर्स चेंज होगा, और बाकी इस पर क्या अभी जो 21st सेंचुरी में जो लिटरेचर आ रहा है डिसेबिलिटी के ऊपर, उस पर अभी पहले से ज्यादा कितना चेंजेस हुआ है? ओके, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, और लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब लैंग्वेज में कुछ ऐसे फ्रेजेस, ऐसे मुहावरे, ऐसे सेइंग्स हैं जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। जैसे किसी कोई चीज नहीं मिल रही तो अंधा हो गया क्या, और ऐसे बहुत सारे फ्रेज। सो दिस वे यू सी दैट कि जो ये जो फ्रेजेस हैं ये निश्चित रूप से चेंज होंगे। और वेब सीरीज की आपने बात की, सोशल मीडिया पे बात की, देखिए मैं आपको शुरू में कोट किया था मेजॉरिटी के बारे में, तो अभी हमें मेजॉरिटी को बहुत समझना पड़ेगा कि देखिए इन फ्रेजेस का मतलब क्या होता है। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये ऑफ कोर्स डेनिग्रेट करते हैं टेबल लोगों को, लेकिन ये परिवर्तन आने में वक्त लगेगा। अब देखिए धीरे धीरे परिवर्तन आया, हम लोग जॉब में आए, पहले तो एक्सेप्टेंस थी नहीं। मैंने भी जब जॉब ज्वाइन करने गया मैं, तब मुझे भी कहा गया कि आप तो पढ़ा ही नहीं सकते, आप तो ब्लाइंड हो, एंड दैट वाज सेड बाय द डॉक्टर। अब डॉक्टर तो इलिटरेट पर्सन नहीं है, लेकिन जब उसका इस तरह का एटीट्यूड है तो हम क्या करें। तो ये भाषा
को परिवर्तन करने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग अवेयर हो। इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों का जो लिटरेचर है उसमें परिवर्तन लाएं। आज भी जो बच्चों के लिए लिटरेचर लिखा जाता है उसमें कार्टून्स हो या कोई भी चीज हो, चिल्ड्रन लिटरेचर है, उसमें आप देखेंगे कि जो स्टोरीज हैं वो पॉजिटिव नहीं होती। और जब तक बच्चों में वो हम संस्कार नहीं लाएंगे, बच्चों के लिए लिटरेचर नहीं लिखा जाएगा पॉजिटिव वे में, तब तक हम कोई परिवर्तन की आशा नहीं करते। तो इसलिए जो है बच्चों से शुरू किया जाए। यदि बच्चों का लिटरेचर परिवर्तन होगा, कार्टून्स में परिवर्तन होगा, कार्टून की भाषा में क्योंकि बच्चे आप देखेंगे, आप खासतौर से कोरोना के टाइम में बहुत सारा इस तरह की चीजें हुई, जबकि बच्चों ने कार्टून से भाषा सीखी और ज्यादातर सीखते हैं कार्टून के तरह के खाना और ये सब चीजें वो सब सीखते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये इन चीजों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जो है आप कोई चीज परिवर्तित आएगी, क्योंकि बच्चों में जो इम्प्रेशन बनता है उसी को वो लोग कैच करते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि सोशल मीडिया पे भी हम आए और उनके बारे में लिखें, जो फ्रेजेस हैं उनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ करके लिखें कि हम इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, और तभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और लेकिन बच्चों का, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे, जो मैंने जिक्र नहीं किया, ज्यादातर लिटरेचर जो मिलता है डिसेबिलिटी के बारे में वो बच्चों के लिए लिखा गया है। ऑफ कोर्स पहले जॉनर नहीं था बच्चों का, 20th सेंचुरी में बच्चों का लिटरेचर आया, और उसमें जितना भी, क्योंकि उनको एक तरह से खुश करना है या डिफरेंट तरह से फील करवाना है, तो उसके लिए डिसेबिलिटी को पोर्ट्रे किया जाता है। और उसी तरह को, चाहे वो जो सीरीज है 1997 2007 कॉमिक्स की वेस्टर्न सीरीज है, एनीवे नाम याद है। तो एनीवे ये सब जो बच्चों का साहित्य है, इसमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम इन फ्रेजेस को भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक सवाल कमेंट है, शायद चैट बॉक्स में देख रहा था कि दया, तो निश्चित रूप से देखिए दया का है अभी भी, और लेकिन ये धीरे धीरे हम इसको, इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब हम जो है ट्रीटमेंट चलो साथ होता है, थोड़ा सा रियल भी हो, और उस तरह से, तो रियल ह्यूमन बीइंग जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी को, तब तक हमारा दया भाव रहेगा। तो हम कंधे से कंधा मिलाकर चले उनके साथ, जो काम करते हैं हम भी वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, और जो भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर डिफरेंट ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। काम जरूर ले लिया जाता है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यस, अनदर क्वेश्चन। सर, मैं जयवीर सिंह पुणे से बोल रहा हूँ। सर, कुछ समाज में हमारे आज भी ऐसे मुहावरे हैं जो मतलब थोड़ा चोट पहुंचाते हैं, तो क्या ये मुहावरे अब बंद नहीं हो जाने चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा तो लिखे पढ़े लोग ही बोलते हैं इनको। कहानी के भी आकुश हो जो क्यों, अंधा बांटे सिरनी अपने दो, इतने गंदे मुहावरे हैं सर कि ये आघात तो पहुंचाते हैं ना सर। आपकी क्या राय है सर इनकी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ऐसा बहुत सारे हैं इस तरह के, है ना। तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, ये मुहावरे सदियों से चलते आ रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि बच्चों में आप यदि परिवर्तन लाएंगे, ये मुहावरे उससे जो लिस्ट है मुहावरों की उससे हटा देंगे, तभी जो है इसमें परिवर्तन आ सकता है। अच्छा, खाली हिंदी में नहीं करना है, ये जो इंग्लिश डिक्शनरी है, मुहावरे हैं उनके जो इडियम्स हैं, उनमें भी हमें सब परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो देखिए, ये बैटल इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा बैटल है जिसको हमें लड़ने की जरूरत है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं इतने सालों के बाद, आप 2000 साल भी मान लें, लेकिन सृष्टि तो बहुत पहले से है। रामायण महाभारत तो पहले 6, 7, 8 हजार में लिखी गई। ऐसे एपिक होमर और ये सब, इलियड और ओडिसी, ये सब आए 8th सेंचुरी BC में। तो वहां से लेकर के यहाँ तक हम इतना स्ट्रगल आए, 3000 ईयर्स के करीब हो गए आप, या इससे ज्यादा मान लें। तो इसलिए ये सब चीजें वहां से इतने सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं,
तो ये हजारों सालों से, तो इनके लिए हमें इन मुहावरों को खत्म करने के लिए भी समय चाहिए, और ये जब तक किताबों से, डिक्शनरी से डिलीट नहीं होंगे, तब तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो इस सिलसिले में हमें ऑफ कोर्स स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हम अपनी बातों को डिक्शनरीज जो छापते हैं उन तक ले जाना पड़ेगा, और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज हैं और जो ईडियम्स के डिक्शनरीज हैं उन तक ले जाना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं वो एक्टिव हों और इन सब चीज़ों के बारे में लिखें, तो धीरे-धीरे होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों से स्टार्ट होती हैं। हम जो भी कोई बच्चों में संस्कार पड़ेंगे वही आगे चलते हैं फॉरवर्ड, आगे वही चलते हैं। तो इसलिए जो है बच्चों में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और बच्चों की भाषा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि बड़ों की भाषा में तो परिवर्तन ला नहीं सकते। हमारी आपकी जो भाषा बन गई है वो तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे हैं, फॉर्मेटिंग जो एज है, उसमें हम यदि चेंज करेंगे तभी पॉसिबल होगा। तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और जब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, कहाँ तो हैंडीकैप्ड, हाँ, टोपी पकड़ा दी जाती थी माँगने के लिए, तो आज तो हमारी सिचुएशन नहीं है। आज कम से कम हम काम कर रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बराबरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं, और देखिए यहाँ तक भी इतनी आसानी से नहीं पहुँचे। अभी लास्ट 30-40 इयर्स का ही डेवलपमेंट है। उससे पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं थी बहुत ज़्यादा। आपको मालूम है कि ब्लाइंड स्कूल भी जो खोले जाते थे, या कोई भी स्कूल खोले जाते थे, सिर्फ शेल्टर के लिए खोले जाते थे, ताकि इनको एक जगह पे रख दिया जाए और सोसाइटी में इधर-उधर ईवल ना फैलाएं। ये तो हमारा बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है। जब हम लोग इस सिचुएशन में आए, तो रिकॉर्डर्स आए, टेप रिकॉर्डर्स आए, हमने वो टेप रिकॉर्डर्स का ज़माना देखा है। उससे पहले किताबें, हम लोग किताब स्ट्रगल करते थे किताबों के लिए। और फिर एक्सेप्टेंस के लिए स्ट्रगल करते थे। देखिए मैं 10th 11th में था, 10th में था। उस टाइम एक अखबार में निकला, मैं इंग्लिश क्यों ली मैं आपको बताया। अखबार में निकला कि दृष्टिहीन लोग इंग्लिश नहीं कर सकते। ठीक, हम लोग 2 क्लास में थे। हमने दोनों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने इलेक्टिव इंग्लिश ली, और फिर हमने एक इंग्लिश ऑनर्स किया, और आज एक हमारे में से प्रिंसिपल हैं NIVH के, और मैं यहाँ हूँ इंग्लिश में। तो इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इंग्लिश जैसी चीज को भी जब जो कि लैंग्वेज है, भाषा है खाली एकमात्र, लेकिन एटीट्यूड देखिए ना, कि भाषा भी नहीं सीख सकते आप, जबकि ये तो भाषा है, तो वो भी नहीं, और बाकी चीजें तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एटीट्यूड परिवर्तन हुआ है, इस एटीट्यूड को परिवर्तन लाने में ये मुहावरे और लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि इनको खत्म करने के लिए टाइम चाहिए और समय चाहिए, और निश्चित रूप से ये धीरे-धीरे खत्म होंगे। क्योंकि आप देखिए भाषा में परिवर्तन आ रहा है। यदि कोई लिंग्विस्ट है, तो लिंग्विस्ट आराम से आपको बताएगा कि भाषा में कैसे-कैसे परिवर्तन आता है, और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। जैसे आप देखिए एक ज़माने में गे का मीनिंग होता था, एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो एक ज़माने में होता गे का मीनिंग, जो वर्ड्सवर्थ और ये सब लिखते थे, हैप्पीनेस, ग्ली। लेकिन आज आप गे कहेंगे तो इट रिलेट्स विद होमोसेक्सुअलिटी। तो इस तरह से लैंग्वेज में परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन लेकिन धीरे-धीरे आते हैं। इट्स अ प्रोसेस, और चेंज इज़ इनेविटेबल। ये आप हमेशा याद रखिए, चेंज तो होगा ही होगा, बिना चेंज के सोसाइटी चलती नहीं है। तो चेंज इज़ इनेविटेबल। हमारे आपकी सिचुएशन चेंज हुआ, ऐसे भाषा में भी चेंज होगा, लेकिन समय लगेगा इसके अंदर। सर मेरा क्वेश्चन अवेयरनेस को लेकर के है। मैं वीरेंद्र बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली से। सर मेरा क्वेश्चन अवेयरनेस को लेकर के है कि अवेयरनेस सर मतलब ये क्या पॉजिटिव थिंक है या फिर नेगेटिव अवेयरनेस में? जैसे कि एक मूवी आई काबिल, बॉलीवुड में अगर ऐसे होता है तो फिर वो गलत है, या फिर हमें दिव्यांग कह करके संबोधित किया जाता है बाई पॉलिटिशियन। तो सर उसमें कैसे अवेयरनेस है कि काबिल मूवी आई, उसमें ब्लाइंड्स को दिखाया गया कि बहुत एक्टिव है वो, मतलब एक तरह से अपने आप में खुद पहचान लिया और उसको बाद में जाकर विलन को पिटाई करता है, धुनाई करता है।
जबकि वहां पे होना ये चाहिए था सर कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू वो उसको बाद में विलन को पिटाई करता है या फिर कानून का सहारा लेता है, तो कुछ अलग मैसेज जाता है सोसाइटी को। और पहला तो ये सर, और दूसरा ये कि सर प्राइम मिनिस्टर आए वो दिव्यांग बोल दिए कि ये मतलब कैसा अवेयरनेस सर, एक पढ़े लिखे सोसाइटी में इस तरह का हो रहा है, तो इस पे आप क्या? आप बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं हमेशा मैंने और भी कई प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को बोला कि जो दिव्यांग है, मैं इस शब्द से एग्री नहीं करता हूँ, और स्पेशल भगवान की देन और रंग इस तरह से मैं एग्री नहीं करता हूँ। अब देखिए यही है कि मुझे टोनी मॉरिसन का एक याद आता है, तो वो कहानी है उसकी, तो कई सारे तीन चार लड़के हैं, तो ओल्ड वुमन है, शी इज ब्लाइंड, तो उसको कहते हैं कि देखे क्या ये मजाक करते हैं, उसके सामने जाते हैं, उसे पूछते हैं कि देखो मैंने हाथ में क्या डेड पकड़ रखा है या जिंदा पकड़ रखा है, कई बार पूछते हैं। फिर शी सेड कि भाई आई डोंट नो, कि आपने कुछ पकड़ भी रखा है कि नहीं पकड़ रखा है। जैसे कई बार होता है ना, आपके सामने कोई आता है, आपका फ्रेंड, कई लोग होते हैं, अच्छा ये बताओ कि ये उंगलियां कितनी है, आपके आइज के सामने कहते हैं ना। अब यस पता सर, नहीं हाँ क्या सर। टेस्ट करना चाहते हैं, व्हेन दे नो, लेकिन वो फिर मजाक करते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको बोला कि लिटरेचर जो है, आज तक मूवीज या लिटरेचर, ये सब किस तरह से पोर्ट्रे करता है। देखिए रिचर्ड थर्ड या कैलिबन टेम्पेस्ट में, या और भी मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। इसी तरह से मूवी, अब कई सारी मूवीज में इस तरह के ब्लाइंड पर्सन है, एक्टिंग कर रहा है या सचमुच में है, और एकदम उसको साइट आ जाती है और सब सारी चीजें करता है। तो ये इस तरह का जो पोर्ट्रेयल है ना, ये सिर्फ सुपर पावर या हैप्पीनेस या सब मजाक बनाने के लिए, फन करने के लिए सारी चीजें लिखी जाती है। इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है, लेक्चर में भी कहा है, कि ये जो हमारा इमेजिनेशन है, फिक्शन है लोगों का, राइटर्स का, जो फिल्म बनाने वाले हैं, मूवीज बनाने वाले हैं, उनका ये सारा का सारा फिक्शन है। और ये जो फिक्शनलाइजेशन है, ये भी एक नेगेटिव है निश्चित रूप से। तो ये इस तरह का जो काबिल मूवी आपने देखी, तो वो नेगेटिव है, लेकिन कोशिश मूवी आप देखिए, वो बहुत अच्छी मूवी है। एक दो और भी मूवीज हैं, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, तो वो सारे के सारे, अदरवाइज तो क्या दिखाया, विलन दिखाया है ना। तो सब जगह जो है उसको डिसेबल लोगों को विलन दिखाया, या फिर बिल्कुल फिक्शनलाइज कर दिया। अब ये है ना थर्ड आई का, किनके पास एक तीसरा नेत्र है, उससे सारी दुनिया देखते हैं, तो उन्होंने सारे के सारा पहचान लिया। और ये सब, मैं काका बाबू का जिक्र कर रहा था, उसमें भी इसी तरह, सुनील गंगोपाध्याय का, उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट कि काबिल और इस तरह की मूवीज, ये एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, सारा फिक्शनलाइजेशन है। तो इस फिक्शनलाइजेशन के खिलाफ हमें बोलना है। जैसे मैंने कहा कि वुमन के बारे में फिक्शनलाइजेशन है, जमाना था जब वुमन को सिर्फ रोमांटिसाइज करना, गॉडेस लाइक, अभी भी कहते हैं कि वुमन तो दया की मूर्ति है, प्यार की पूरा वो है, मूर्ति है, तो प्यार सिर्फ वही। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे रहे हैं फ्लैटरिंग के, तो ये सारे के सारे हमें खत्म करने पड़ेंगे। और इसलिए जो है इन तरह की मूवीज का, इस तरह के लिटरेचर का हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और उसमें जब हम क्रिटिसिज्म लिखेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें इन चीजों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, द फिक्शनलाइजेशन ऑफ द ब्लाइंडनेस, और या फन के लिए किया है। कि तभी मैंने आपको बोला कि पहले भी डिसेबल्ड को या तो फन के लिए, या फिर विलन, एज ए विलन, क्रिकेट है ना, जैसे रिचर्ड थर्ड को क्रिकेट का, उसके थॉट भी क्रिकेट, सब कुछ क्योंकि क्रिकेटिटी है, तो उसमें इसी तरह से एक चौसर की स्टोरी मुझे याद आती है। उसमें वो मैरिज करती है लड़की,
थोड़ा बुजुर्ग भी है, तो वो जो है देख नहीं पाता, तो शी फ्लर्ट और लोगों के साथ इंडल्ज करती है अपने आप को। तो चौ से दिखाता है कि साइट आ जाती है एकदम, और फिर वो देखता है अरे व्हाट शी डूइंग। तो क्या कहती है, कहती है मैं तो ये सब काम इसलिए कर रही थी ताकि आप जाए। सो दैट इज ए काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सारा मिडिवल एज से और सबसे चलता आ रहा है। तो इस तरह की चीजें रही हैं सोसाइटी में, तो ये भी उसी तरह को के आइडियाज को प्रदर्शित करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। Thank you for enlightening us, sir. I'm Ridul Megha. You've clearly put forth that disability in literature has been equated with evil, and it has been portrayed negatively. That there are these deep-seated prejudices, and so a clinical perspective is perhaps not enough. Disability needs to be understood as a social, cultural, and political phenomenon. Sir, I was curious to know if you've come across any specific literary references where the disabled have been represented as independent individuals, as being a part of mainstream society. Unfortunately not. Okay. I have not read any novel or story where hero is any disabled person. He's not the protagonist. Even Lawrence also, Chapley's Lover or any other novelist will. So hero is not there. And if there is some protagonist, then he's overridden by the other. Like there's one O'Neill's Glass Menagerie. So Tennessee Williams. So there so koi actually I didn't find any hero in any novel, any story. Only they are either used for villainy or evil, or just as a comic character, not independent hero actually, or not independent heroine. Rajni, as I've told you that name, and there is one another novel I am reminded of, Mangala, but Mangala is not the she is heroine, but she is not blind. Her husband is the blind. So, but he is portrayed as a very poor, wretched man, dependent, like that, but not as a hero. Rajni here is portrayed as a heroine, but not a kind of in a positive way. But ultimately, she gets the sight, and that's why she is married off with a rich person, but not exactly as a heroine, or not exactly as a independent character. So all of them are dependent. Even 21st century literature also will not find any kind of hero in the literature. But yes, now positivism is there. That's very interesting. And someday when we talk about the literature, I'll take up this 21st century novels, and then we can perhaps talk in detail about the change, that how things are changing actually. And one day we expect that there will be a kind of some disabled person as a hero of the some novel. Somebody will write like you and anybody else can write about this. Yeah. Sorry sir, interrupt you. Actually I read one novel, but unfortunately वो गुजराती लैंग्वेज में अवेलेबल है. सूर्यलोक करके एक नॉवेल है जिनके राइटर है भगवती कुमार शर्मा, जिसमें एक ब्लाइंड कैरेक्टर को एक एजुकेनिस्ट और इंटेलेक्चुअल के तौर पर शो किया गया है. हालांकि इसमें भी कुछ जो आपने आगे कहा कि एक सिक्स सेंस और जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी जाती है इसमें भी है, लेकिन काफी एक पॉजिटिव वे में वो नॉवेल लिखा गया है. और एज ए एजुकेट पर्सन और एक इंटेलेक्चुअल इसमें मेन कैरेक्टर को दिखाया गया है, और वो ब्लाइंड कैरेक्टर है इसमें. चलिए, वेलकम. लोकल लिटरेचर में sure, that's why I said that we'll take up these issues when we discuss the 21st century literature, because there's a lot of changes, a lot of changes are coming actually, and particularly regional literature.
because we never look up for the regional literature. Whatever is translated, that comes to us. So we are just no, we are not blessed with the kind of regional languages, yeah. सर मैं रामेश्वरी बात कर रही हूँ दिल्ली से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे खासकर भारतीय साहित्य में हिंदी साहित्य जो है उसमें कई मतलब रचनाओं के नाम जो हैं वो डिसेबलिटी के आधार पे रखे गए हैं, जैसे अंधा युग हुआ और तीन अपाहिज और एक गूंगे रचना है। तो सर आप इस चीज को कहाँ तक सही मानते हैं कि जो रचनाओं के नाम हैं वो डिसेबिलिटी के आधार पे रखे जाएं? क्योंकि हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि हमने इसको समाज की डिसेबिलिटी को दिखाने के लिए ऐसे नाम रखे हैं, तो आप इस चीज को कहाँ तक सही मानते हैं सर? देखिए, नाम डिफरेंट रख करके भी हम समाज में डिसेबिलिटी को दिखा सकते हैं। अब जैसे करप्शन है या कोई वायलेंस है, तो उसको दिखाने के लिए हम कोई वायलेंस का नाम नहीं रख सकते। अब मुझे याद है तुगलक जैसे है, तो उसमें गिरीश कर्नाड का, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो जो वायलेंस दिखाने के लिए हम वायलेंस को उसको कर रहे हैं। तो इसलिए अंधा युग और ये सब धर्मवीर भारती इसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन शायद उस टाइम, क्योंकि 19वीं सेंचुरी की बात है और ये सब उस वक्त मैंने कहा ना, जैसे कि ये सब चीजें चलती आ रही थी और सोचा कि शायद इससे हम, क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज सिंबॉलिक रूप में जो सोसाइटी में लैंग्वेज हो जाती है, चलती रहती है, वही कंटिन्यू करती है। तो कभी भी उसको सोचते नहीं है और जो पॉपुलर फ्रेजेस होते हैं उसी पर नाम रखे जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम जैसे समाज को भी कहते हैं अपाहिज समाज और इस तरह की चीजें हैं इस तरह में। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन चीजों पर नाम जब क्रिटिसिज्म आएगा, क्योंकि अब तो दुनिया में है नहीं, धर्मवीर भारती तो नहीं है, और भी धर्मवीर भारती का है ना अंधे। तो लेकिन फिर भी हम लोग इनमें अब जो आने वाली जनरेशन हैं, क्योंकि जो लिख चुके हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली जनरेशन हैं उनको हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे अभी अमीश त्रिपाठी हैं और लोग हैं जो मिथ्स, क्योंकि ये सब चीजें आई हैं मिथ्स से एक्चुअली। तो हमारी जितने भी मिथ्स हैं, चाहे इंडियन मिथोलॉजी है, चाहे ग्रीक मिथोलॉजी है, वेस्टर्न मिथोलॉजी, तो ये सारे फ्रेजेस कहाँ से आए? मिथोलॉजी से आए। तो अब आजकल एक चलन हुआ है कि री इंटरप्रिटेशन और री राइटिंग ऑफ द मिथ्स। एक्चुअली आपने अमीश त्रिपाठी का नाम सुना है, और भी 2-3 इस तरह के राइटर्स हैं जो कि मिथ्स को री इंटरप्रेट कर रहे हैं और री राइट कर रहे हैं उनको। ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा आपने देखा होगा तो डिफरेंटली। तो ये जब चीजें आएंगी तो उसमें हम मिथ्स के ऊपर बात कर सकते हैं और मिथोलॉजीज जो हैं उनको कैसे हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में, और उनको हम लोग एक क्रिटिकल व्यू देकर के और उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स कोशिश करनी पड़ेगी और साहित्य में इन सब चीज़ों को उठाना पड़ेगा, तभी हम लोग, क्योंकि इसमें हमें काम करना पड़ेगा। और ये सब जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, नेम्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स हैं, आप राइटर होंगे, तो जो पॉपुलर फ्रेजेस हैं हम उन्हीं के नाम पर रखते हैं ताकि एकदम मैसेज जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो खास तौर से उस टाइम जरूर था, लेकिन अब इनमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो टाइटल कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, तो वो जब चीजें होंगी तब उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है निश्चित रूप से। और ये कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ऐसे भी टाइटल हैं, इंग्लिश में भी हैं, बहुत सारे इस तरह के टाइटल्स हैं, खाली इंडियन राइटिंग में नहीं है, उसमें वेस्टर्न राइटिंग में भी हैं इस तरह की चीजें, जहाँ पर भी ब्लाइंड के नाम पर और उनके नाम पर वो सब टाइटल रखेंगे। मिल्टन ने खुद लिखा है ऑन इज ब्लाइंडनेस है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने सब लिखी हैं, राइटर्स ने भी लिखी हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, तो इसी तरह इंडिया में भी। तो निश्चित रूप से हम इनमें परिवर्तन चाहेंगे और परिवर्तन होगा यदि हम लोग, जैसे कोई इस तरह के बुक कोई आती है तो उसके ऊपर हम और राइटर को फोर्स करें कि भाई इसमें आप चेंजेस, राइटर
करता है। जैसे इब्सन का मुझे याद है जब अ डॉल्स हाउस पब्लिश हुआ तो एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया जो इब्सन ने लिखी, तो उसको चेंज किया गया। हालांकि दूसरी एंडिंग भी साथ में है, दोनों एंडिंग्स हैं, लेकिन सोसाइटी दी फोर्स करे तो चेंज कर सकते हैं। तो हमें एक इस तरह की एक मूवमेंट इस तरह का सब स्टार्ट करना पड़ेगा जहां पर हम इन चीजों में परिवर्तन ला सकें, भाषा में और टाइटल्स में। जो लिख चुके हैं उनके में तो नहीं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो राइटर्स की जनरेशन है, देयर कैन we can bring a change in them. We can ask them not to write. जब हम इन चीजों को लिखेंगे, इनकी बात करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, तब निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। थैंक यू सर। चैट बॉक्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर अंजू कर ने कहा है, बहुत ही सुंदर व्याख्यान है, आपका धन्यवाद सर। एक प्रश्न मुझे बहुत व्यथित करता है, आपसे उत्तर चाहूंगी। मैंने पाया है कि अधिकांश योग्य नेत्रहीन पुरुष का अच्छा विवाह तो होता है, किंतु योग्य नेत्रहीन स्त्री को विवाह योग्य वर की प्राप्ति नहीं होती और उन्हें अविवाहित रहकर जीवन जीने को विवश होना पड़ता है। यहाँ तक कि नेत्रहीन पुरुष भी इनसे विवाह के लिए तैयार नहीं रहते। आपकी दृष्टि में इसका कोई समाधान हो तो बताएं। अंजुकन। वेल, देखिए क्वेश्चन बहुत है और मैं भी इस सवाल से कई बार दो चार मुझे भी होना पड़ा है। अभी मैं कोलकाता गया था तो एक लड़की से मुलाकात हुई, तो उसने मुझसे यही सवाल पूछा। NIBS से पढ़ी थी वो, और जिस इंस्टीट्यूट में गया था तो वहां पर शी वाज वर्किंग। तो ओवर अ कप ऑफ टी आई डिस्कस विद हर। तो कहती सर देखो, शी वाज इन 40s, तो कहती कोई शादी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मुझे उस टाइम से सवाल निश्चित रूप से कचोटता है और मैं सोचता हूँ कि इसमें लोगों को फॉरवर्ड आगे आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि लड़कियां, खाली ब्लाइंड लड़कियां नहीं, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी से हों, तो वो उनसे शादी करने में लोग हिचकते हैं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि उस टाइम खैर हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। लड़कियां भी अपना अलग रहती थी, हम भी अलग, कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था। बहुत कम लड़कियां थी यूनिवर्सिटी में जिनसे इंटरेक्शन होता था। तो लेकिन कभी उस तरह से कोई फ्रेंडशिप, कभी दोस्ती उस तरह से हुई नहीं, क्योंकि वो भी एक अपना सेपरेट अपने रहती थी, सेग्रीगेटेड रहती थी। ये मैंने ऑब्जर्व किया। अब तो मुझे सिचुएशन नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम वो अलग रहती थी और इस तरह से लोगों से दोस्ती भी और जान पहचान भी बड़ी मुश्किल से होती थी। तो मैं चाहूँगा कि लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और थोड़ा इस सिलसिले में आगे आए तो इसमें शायद, और यंगर जनरेशन हमारी काफ़ी इसमें तैयार है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर यंगर जनरेशन जो है उसमें लोगों ने शादियाँ की हैं और ब्लाइंड लड़कियों से की हैं, ब्लाइंड लड़कों ने। ओल्डर जनरेशन में एक बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलते हैं एग्जाम्पल है, हमारे दोस्त भी कई हैं, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल हैं। तो वो शायद उसका रीज़न ये रहा होगा कि उस टाइम इतना ब्लाइंड लड़कियां शायद इंटरेक्ट नहीं करती थी या यूनिवर्सिटी में आती भी नहीं थी, क्योंकि देखिए वुमन के साथ साथ उनको वो भी तो वुमन है ना, जैसे वुमन और वो भी फिर डिसेबल्ड वुमन। तो जो मार्जिनलाइजेशन है और डबल हो जाता है। तो उनकी एजुकेशन भी नहीं होती थी और वो इंटरेक्शन भी नहीं होता था। तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में, तो आज उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और बहुत सारे इस तरह के कपल्स हैं जहाँ पर जो मैंने देखा, अभी एक मैं मैरिज में गया था जहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की शादी हुई। तो उसमें भी मैं
मतलब वो हैं, दोस्त हैं और अच्छी फैमिली है। तो दोनों वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो वो शादी कर रहे थे। अब दूसरा रीज़न है कि मतलब अच्छी जॉब वालों को तो हो जाती है, लेकिन कई बार होता है कि जॉब में भी नहीं होती हैं और थोड़ा आगे भी नहीं आती हैं, तो इंटरेक्शन भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए इसमें ब्यूटी और उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि समबडी विल फॉल इन लव विद समबडी। तो ये सिर्फ इंटरेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। यदि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएँ, तो देन ओनली इट्स पॉसिबल। आप बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कभी फिर फ्रैंकली इन चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन सचमुच में बहुत सोचने के लिए है और ये ऐसे नहीं है कि खाली इसी प्लेटफ़ॉर्म पे ये क्वेश्चन उठा है। विक्टा एक ग्रुप है टीचर्स का, चंदा जी भी हैं उसके अंदर। उस प्लेटफ़ॉर्म पर भी ये क्वेश्चन उठा है और उसमें भी ये सब सवाल हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्या रोल प्ले हम लोग कर सकते हैं। तो विल सर्टेनली डू समथिंग और पर्सुएड करेंगे और कहीं न कहीं इंटरैक्शन और आपस में मिलने-जुलने के कहीं रास्ते हों, तरीके हों, तो हम लोग वो कर सकते हैं। तो इससे जो है वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उस लड़की से अभी जब मिला हूँ, तो उस दिन के बाद मुझे लगा कि भई दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए चलिए तो यही अभी तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन फिर कभी इसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे। सर या या सर जो भी आपने बताया उस पे ही मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। श्योर। सर जैसे एक मैच्योरिटी और के बाद जो है क्योंकि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का भी कांसेप्ट है ना, या या लव मैरिज या मैच्योरिटी के बाद ये सारी चीजें तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम क्योंकि अरेंज मैरिज हमारी फैमिली कराती है, वो फैमिली हमारी ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उनको कैसे इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए, या वो खुद से उसी चीज को उस दिशा में हमारे सोचें। अब देखिए ज़्यादातर केसेज़ में मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेज़ देखे हैं, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, वो डिस्करेज करती हैं। डिसेबल आदमी यदि जॉब में है, तो उसको डिस्करेज किया जाता है फैमिली द्वारा कि मैरिज ना करे। उसकी प्रॉपर्टी शेयर होती है। लेकिन फिर यही कहते हैं कि जी देखो हमें तो कोई मिलता नहीं, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी का एटीट्यूड है उस तरह का है कि वो अरेंज मैरिज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है लव मैरिजेस ही हैं एक पॉसिबिलिटी डिसेबल्ड के केस में, जो कि हो सकती हैं। लेकिन अरेंज मैरिजेस यस, यदि वो फैमिलीज़ जानती हैं या 2 बच्चे हैं जिनको वो जानते हैं, तो वहाँ पर अरेंज मैरिज हो सकती है। जैसे जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था डेफ कपल का, तो वो अरेंज हुआ, लेकिन अरेंज कैसे हुआ? अरेंज मैरिज तो हुई, लेकिन दोनों बच्चे एक-दूसरे को जानते थे, फैमिलीज़ नहीं जानती थी। लेकिन वो फिर अरेंज कराई गई कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो वो दोनों फैमिलीज़ एग्री हुई, अरेंज। दूसरा फिर एक कास्ट फैक्टर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आ जाता है। तो अरेंज मैरिज जब होती है, तो उसमें कास्ट देखेंगे, फैमिली देखेंगे और बहुत सारी तो वो सब बड़ी प्रॉब्लमैटिक रहती हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम इस डायरेक्शन में कुछ कर पाएँ, बढ़ पाएँ, तो अच्छा रहता है। यदि 2 फैमिलीज़ 2 बच्चे जानते हैं और फैमिलीज़ यदि तैयार नहीं हैं, तो हम और आप जैसे लोग एडवोकेसी के रूप में उनके लिए काम कर सकते हैं और फैमिलीज़ को तैयार कर सकते हैं कि भई आप इनकी शादी करवाइए। तो यही पॉसिबल है। लेकिन देखिए हमारा जो एटीट्यूड है ना सोसाइटी का, मेजॉरिटी का एटीट्यूड है, वो सब इन चीज़ों में बहुत आड़े आता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो इसलिए जो है उसको एक लड़का था, कहता था कि मैं ब्लाइंड से शादी करूँगा। कहता बात करो कहीं, मैंने बात भी की। बाद में फिर मना कर दिया, कहते नहीं फैमिली तैयार नहीं हो रही है और वो सब काफ़ी दूर तक मैं गया उस केस में, लेकिन वो फिर संभव नहीं। तो फैमिली के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर ये सब चीज़ें रह जाती हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगता है कि सोसाइटी में जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा,
और उसमें एटीट्यूड में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। तो ये सब एटीट्यूड की बात है और सोसाइटी में धीरे-धीरे ही परिवर्तन एटीट्यूड में होगा। हमारा आप जैसे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस एटीट्यूड को चेंज करने में, क्योंकि हम लोग सब नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं और वो हमें सब काम करते हुए देखते हैं, तो फिर उससे काफ़ी उनमें परिवर्तन आता है, जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी चेंज होता है। तो अब लेकिन अभी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा हम अभी लंबा गए नहीं हैं, तो हमें अभी 10-15 इयर्स हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इस तरह की शादियाँ भी होंगी जिनको अभी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो भी निश्चित रूप से होगी धीरे-धीरे, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगा और उससे चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। थैंक यू सर। अंजलि प्लीज चैट बॉक्स में और क्वेश्चन हो तो पढ़ दो। Sir, there is another question by Biva Kumari. That is, sir, सामाजिक भेदभाव के भी बहुआयामी स्तर हैं। जेंडर का इसमें बहुत भेदभाव दिखाई देता है। डिफरेंटली एबल्ड पुरुषों को यह कहकर स्वीकार कर लिया जाता है कि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, और स्त्री के लिए कानी के बिहा को 100 जोखिम। इस पर भी कुछ राय दीजिए प्लीज सर। देखिए, सवाल तो वैसे तो जवाब दिया। आप इसमें देखिए, मैंने कहा ना कि वुमन के बारे में एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं रहा सोसाइटी का, और उसके ऊपर भी फिर कोई डिसेबल वुमन हो जाए, क्योंकि वुमन को रोमांटिसाइज किया गया है, और जब कोई डिसेबल वुमन होती है तो उसमें रोमांटिसिज्म तो उस तरह का नहीं रहता, लोगों की सोच नहीं रहती है। अब देखिए, जो यूनिवर्सिटी में एंट्री है वुमन की 70s 80s के बाद ही हुई है। 80s में जब मैं रामजस कॉलेज में पढ़ता था, तो लड़कियों का, ब्लाइंड लड़कियों की बात छोड़ दीजिए, टोटल लड़कियों का नंबर बहुत कम होता था। आज मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो 90-10 का रेशो है। 10% आर द बॉयज एंड 90% आर द गर्ल्स। तो ये परिवर्तन है। अब देखिए, पहले तो इवन डिसेबल लोगों को पढ़ाते भी नहीं थे, छुपाते थे सोसाइटी से, किसी को बताते भी नहीं थे कि हमारे घर में कोई डिसेबल पर्सन भी है। जब कोई आता था मिलने के लिए, उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता था, और लड़कियों को तो फिर बिल्कुल ही नहीं, उनको तो आगे लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए एक जब नॉर्मल लड़की जो है वो एक बोझ बन जाती है, जल्दी जल्दी शादी कर दे, डाउरी भी देनी पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। तो फिर आप सोचिए कि जो डिसेबल लड़की है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से जो सामाजिक व्यवहार है, ये तो आज की स्थिति है ना, जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। आज लड़कियों का नंबर बहुत ज्यादा है कॉलेजेस, लेकिन आप 25 ईयर्स 40 ईयर्स पहले आप देखें तो बहुत रेयर लड़कियां होती थी। मेरी क्लास में भी 3 लड़कियां थी 30 में से, मुझे याद है, रामदेश में, बी ऑनर्स इंग्लिश में। तो ये सिचुएशन थी। और जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में आया तो और भी लड़कियों का नंबर बहुत कम होता था, लड़के काफी होते थे। लेकिन आज लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के। तो इस तरह से जो है, आप देखिए, पहले ब्लाइंड लड़कियां कितनी पढ़ती थी, डिसेबल लड़कियां कितनी पढ़ती थी। आज तो बहुत सारी जो है स्कूल कॉलेजेस में आ रही है। तो जो सोसाइटी, तभी तो है ना आजकल जो क्रिटिसिज्म है वो जो डिसेबिलिटी का क्रिटिसिज्म है और फेमिनिज्म के साथ रखा जाता है। और एक चीज याद रखिए कि डिसेबल के साथ वुमन को रखा गया। जैसे वुमन मार्जिनलाइज थी, उसी तरह से डिसेबल भी मार्जिनलाइज थे। तो दोनों को, अब जैसे हमारे यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस में 3 तरह के लोगों को अलाउड है कि प्राइवेट कर सकते हैं। एक तो वुमन, एक एससीज एंड एक डिसेबल पीपल। तो आप सोचिए, मतलब ये कैटेगरी है, तो उसमें आप बाकी को अलाउड है। तो इसलिए जो हमारा सोशल एटीट्यूड, उसको हमें जो है उसमें परिवर्तन लाना होगा। धीरे-धीरे परिवर्तन है। जिस तरह से लड़कियों की एक्सेप्टेंस हो गई आज,
इसी तरह से डिसेबल लड़कियों की भी एक्सेप्टेंस होगी। और जो जॉब में है वो निश्चित रूप से उनकी एक्सेप्टेंस है, जो कमा के दे रही हैं, पूरे परिवार को चला रही हैं, उनकी निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है। लोग इसको अब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, फैमिलीज वाले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो आज डिसेबिलिटी को कर्स ना समझ करके, पहले तो कर्स समझा जाता था, आज तो इसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं कि चलिए नौकरी तो मिल गई, परिवार तो चला रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और शादी करने भी नहीं दी जाती है। लड़कियां भी तो कोई शादी करना चाहती है, कोई डिसेबल लड़की, तो उसको भी फिर डिस्करेज करते हैं क्योंकि उनसे फैमिली चलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है निश्चित रूप से। तो इसमें हम सबको जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लड़कियों की सिचुएशन जनरली भी अच्छी नहीं थी, और डिसेबिलिटी जो गर्ल्स विद डिसेबिलिटी हैं उनकी सिचुएशन तो फिर उनसे निश्चित रूप से खराब होनी। तो डबली मार्जिनलाइज्ड हैं डिसेबल गर्ल्स एक्चुअली। नमस्ते सर। सर मैं विभा कुमारी बोल रही हूँ। अभी मैंने एक चैट बॉक्स में प्रश्न डाला था, शायद नहीं देखा गया। नहीं, आपके सवाल के जवाब दे रहा था मैं विभा जी। सर जी थैंक यू सर। सर मेरा एक अनदर सवाल है कि अभी एक विवाहित लड़की को स्तन कैंसर हुआ और इलाज के दौरान ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उसकी एक बांह काटनी पड़ गई, और जिस समय लड़की को होश आया तो उसके पति ने उसको पहला वाक्य यही कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और उस दिन के बाद से उसको फोन भी नहीं किया। और वो लड़की कह रही है, सदमे में चली गई है कि मुझे जितना हाथ खोने का दुख नहीं है, उससे ज्यादा पति के व्यवहार का दुख है। तो सर क्या इस तरह की सामाजिक जो हमारी परिस्थितियां हैं, इनको बदलने की कोई पहल हम लोग कर सकते हैं? धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आप देखिए, दिस इज द एक्सीडेंट, तो हमें उस आदमी को बुला के समझाना चाहिए कि सपोज आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या फिर वो जो नॉर्मल लड़की है उसको छोड़ देना चाहिए आपको, ये कहकर कि भाई आपका तो एक्सीडेंट हो गया, आपकी टांग चली गई। हाउ विल यू फील अबाउट दिस? तो दिस इज एन एक्सीडेंट। तो यही तो है कि डिसेबिलिटी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जो एटीट्यूड है सोसाइटी का, इसको हमें परिवर्तन लाना चाहिए। और उस आदमी को ग्रुप इसमें होना चाहिए और उस आदमी को बुला के समझाए कि भाई सपोज आपके साथ ये हो जाए तो क्या आपकी वाइफ को छोड़ देना चाहिए उसको? आपकी वाइफ चली जाए, आपको कैसा लगेगा? थैंक यू सर। है ना? तो my student was telling me that there's a movie called गीत, दिलीप कुमार की आवाज चली जाती है तो क्या वो उसको तो नहीं छोड़ती, है ना? तो उसके फादर भी वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या छोड़ के चली जाए लड़की? दिस इज एक्सीडेंट, तो उस आदमी को हम लोग समझा सकते हैं कि देखिए आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या, ये तो जिंदगी है, जिंदगी में किस मोड़ पे क्या हो जाए हमें किसी को कुछ नहीं मालूम। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, एंड मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि वी आर ऑलवेज स्लेव्स टू द सर्कमस्टेंसेस। लाइफ हमारे हाथ में है नहीं, प्लान कोई भी लाइफ का हम बनाए लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सब हम इस तरह चीज़ों को समझाएं सोसाइटी को, उसको उसके हस्बैंड को बुला करके तब इस सिलसिले में उसको हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं और निश्चित रूप उसको समझा सकते हैं कि देखिए आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ऐसा हो जाता तो फिर सारी फैमिली को आपको छोड़ देना चाहिए, है ना? तो ये सब हम चीजें कर सकते हैं निश्चित रूप से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत लंबा और बहुत गहन गंभीर बन गया है। सचमुच मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि शायद मैंने रामनिवास जी से जो डिस्कशन किया, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी बुरी तरीके से कि क्या टॉपिक रखना चाहिए, और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि ऑडियंस की संख्या अच्छी रही, लोग शामिल हुए और उनके जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को किया, और कई सामाजिक परिवर्तन वाले प्रश्न भी आए जिसमें सचमुच
ये प्रश्न कई कई बार मंच पे खड़ा होता है कि किसी भी दिव्यांग को एज अ हीरो, किसी भी विकलांग को एज अ हीरो नहीं प्रस्तुत किया गया है, हमेशा उसको नेगेटिव तरीके से रखा गया है। और जहां तक फिल्मों की बात है, फिल्में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, बशर्ते उसको उस पर बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। सर, मैं तो कई बार सोचती हूँ कि कितना बेहतर हो कि विकलांगों को ही सीधे वो रोल प्ले करने के लिए दिया जाए। मैं बहुत बार सोचती हूँ। रामनिवास सर, इस पे मैं सचमुच आपसे बात करना चाह रही थी बीच में, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये विद्यार्थियों के लिए है। और मुझे बहुत खुशी है कि दूर दराज से लोग जुड़े, उन्होंने ऐसे साहित्य के बारे में भी बताया, वो बल्कि मैं नोट नहीं कर पाई कि मराठी में या गुजराती भाषा में जो उपन्यास है वो मैं जरूर नोट करना चाहूंगी। आप चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि वो कौन सा उपन्यास है और किस भाषा में है। सर, मुझे लगता है कि मीडिया जो धारावाहिक, ये जो दूरदर्शन वगैरह जो धारावाहिक बनाते हैं, इसमें अगर इन प्रश्नों को खड़ा भी किया जाए और उस तरीके के सीरियल बनाए जाए जिसमें भाषा का, सोच का परिवर्तन हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, मुझे बहुत खुशी है, लगभग लोग इतनी गंभीरता से इस चर्चा में, इस डिस्कशन, इस व्याख्यान को सबने बहुत गंभीरता से सुना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने कीमती वक्त के लिए। और मैं अभी भी आपको सुनने के लिए मतलब बहुत उत्सुक हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, अब हमारी बारी है, क्योंकि रामनिवास जी का लेक्चर के बाद मैंने सीधे रख दिया है क्रिएटिव राइटिंग। इस प्रोग्राम को मैंने अपने सहयोगियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत, जैसे कहते हैं ना, कि डिस्कस किया कि ये प्रोग्राम सफल कैसे होगा। रामनिवास जी को तो सुन लेंगे लोग, फिर उसके बाद क्या, तो 4 से 6 जनवरी तक इस कार्यक्रम को डिजाइन किया मैंने। कल क्रिएटिव राइटिंग है सर। मुझे बहुत बहुत बधाई सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। मैं अपने सभी श्रोताओं का, अपने मुख्य वक्ता का और विभिन्न जगहों से जुड़े अपने साथियों का आभार प्रकट करती हूँ कि वो आए और उन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने दिया अपने सारे लोग, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही गर्व के क्षण होते हैं जब कोई सुनता है और इतनी दूर तक हम पहुँचते हैं, पुणे तक भी पहुँचे, गुजरात तक भी पहुँचे। तो ये बहुत ही अच्छा एक संकेत है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट है और हम इस इंटरेस्ट को निश्चित रूप से बनाए रखेंगे। और कभी भी कोई इस तरह का डिस्कशन होगा, कभी भी इस तरह की बातचीत होगी, तो निश्चित रूप से मैं आना चाहूँगा। और इससे खाली देखिए, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने कुछ सीखा है इस दौरान और बहुत कुछ सीखने को है इसमें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, लेकिन फिर कभी शेयर करेंगे और बात करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और बहुत बहुत वंस अगेन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसे इतने ध्यान से सुना। थैंक यू। साथ ही अपने सभी श्रोताओं से जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कल वो 2 बजे फिर से जुड़ें ताकि हमारा कार्यक्रम सफल हो। कल क्रिएटिव राइटिंग का है, प्लीज आप जरूर आइएगा। Thank you everyone for joining.